नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं ख़ास मुलाकात। ख़ास मुलाकात में हम ख़ास ही शख्सियत से बात करते हैं। आज के जो मेहमान हैं हमारे डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सवाल आपसे लगातार हम करते रहेंगे, लेकिन ख़ास मुलाकात में जाहिर सी बात है ख़ास ही सवाल हम आपसे करेंगे। पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि समाजवादी पार्टी इस मौजूदा दौर जो देश के हालात चल रहे हैं, तो उनको देखते हुए क्या कुछ आपका विचार है कि देश किस तरफ जा रहा है? विकास की तरफ है या कुछ और है? देखिए, पिछले वर्षों में लगभग 4 साढ़े 4 साल से मैं समझता हूं कि सांप्रदायिकता की राजनीति और राजनेताओं के इस तरीके के विचार, वो एक दूसरे को जिस तरीके से समन्वय के साथ, इवन मैंने देखा है कि सत्ताधारी पार्टी में भी व्यक्तिवादी दर्शन बढ़ता चला जाता है। और जब व्यक्तिवादी दर्शन बढ़ता है तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, संविधान में जो प्रदत्त जो विकास और सरकार चलाने के नियम कानून हैं, उनको ताक में रख दिया जाता है। तो ये मैं पिछले 4.5 वर्षों से देख रहा हूँ, जो एक बहुत घातक ट्रेंड है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो संविधान है वही बाइबिल है, वही कुरान है और वही गीता है। सभी राजनेताओं को और सभी राजनीतिक दलों को इसी सिद्धांत पर चलना चाहिए। लोकतंत्र और संविधान ये सर्वोपरि रख करके ही राजनीति जब की जाएगी तो देश का विकास होगा, और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित आम जनता होती है वो प्रभावित नहीं होगी। आमतौर से देखा गया है कि ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां चुनावों के दौरान अपना एक घोषणा पत्र जारी करती हैं, और घोषणाओं पत्र में घोषणाओं की छड़ी लगी रहती है, लंबी फहरिस्त रहती है। तो क्या मौजूदा सरकार का जो घोषणा पत्र था उसके मुताबिक सारी घोषणाएं पूरी हुई हैं, या कुछ हुई हैं, या कुछ भी नहीं हुआ? देखिए, अगर उसका आप विश्लेषण करें तो मैं समझता हूं कि उसमें 10% भी काम नहीं हुआ। जो भी उनके चुनावी घोषणा पत्र में था, बिल्कुल उसका उल्टा उन्होंने किया। मैं समझता हूं कि जो सर्प है, जो आप चूंकि अपने को राष्ट्रवादी नेता वो कहते हैं, राष्ट्रवादी दल कहता है अपने को, तो सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में उस दल के साथ सरकार बनाई जिसने, जब वहाँ चुनाव हुआ था, ये कहा था कि ये जम्मू कश्मीर में चुनाव जो सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक हो गए वो पाकिस्तान की देन है। यहाँ के चुनाव आयोग की देन नहीं कहा उन्होंने कहा कि उन पाकिस्तान के उन अलगाववादी लोगों की देन है जिसकी वजह से संभव हो पाया। तो मैं समझता हूँ इसके साथ ही साथ जो उन्होंने आर्थिक नीतियाँ उनकी पूरी तरीके से फेल रही, जिस तरीके से उन्होंने नोटबंदी एक व्यक्ति ने निर्णय लिया, और जो घोषणा भी है देश के प्रधानमंत्री ने की, जबकि वो आरबीआई के गवर्नर को करनी चाहिए थी। ये लोकतंत्र का मजाक मैं तो समझता हूँ, और संविधान का मजाक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन किया था। और इसके साथ साथ जो मैं उन बातों को नहीं कहूँगा कि काला धन आ जाएगा, एक सर के बदले 10 थर आएंगे, और जिस तरीके से यहाँ पर 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में जाएगा, तो वो तो उन घोषणाओं को हम यहाँ जिक्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि देश में जो मंदी आई, बैंक बैठ गए, और जिस तरीके से नौकरियों के लिए कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष दी जाएंगी, तो मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से जो वर्तमान केंद्र की सरकार है अपने सभी घोषणाओं में, वो तो केवल जो भी बाद में चुनाव भी जो हुए वो केवल हिंदुत्व पर वो करके, और मैं समझता हूं कि उन्होंने पूरी तरीके से छलावा किया जनता के साथ, देश के साथ। अच्छा, लोकतंत्र में संविधान सबसे ऊपर होता है, लेकिन क्या माना जाए कि जो संविधान ने एक आवाम को अधिकार दिए हैं, क्या सबको प्रॉपर तरीके से इस सरकार के चलते वो सब अधिकार मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा
कि सरकार ने हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे इस पर भी दखलंदाजी कर दी। और गाय को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में बवाल मचाया गया, गाय हमारी आस्था की प्रतीक के साथ साथ जितने भी हमारे पशु धन है, हम इसे पशुधन बोलते हैं, बेसिकली यहाँ की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे मुर्गा हो, ये सब यहाँ की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ लोगों के, और उसको उन्होंने एक धार्मिक आस्था का एक वो दे करके उसको जिस तरीके से खान पान पर इन्होंने, तो ये संविधान का खुला उल्लंघन है। इसके साथ साथ शिक्षा नीति में जो व्यवस्था है, जो संविधान में सबको समान, उसका स्वयं देश के प्रधानमंत्री मोदी ने किया। मैं एक ये आपको याद दिलाना चाहूँगा अटल जी का, चूँकि आज अटल जी की अस्थियां भी विसर्जित हो रही हैं। अटल जी ने कहा था जब वो प्रधानमंत्री थे और ये मुख्यमंत्री गुजरात थे, 2002 में जब गोधरा कांड हुआ था, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ। तो वास्तव में राजधर्म का पालन आज भी नहीं हो रहा है। अगर राजधर्म का पालन होता तो मैं समझता हूं कि शायद ये सरकार और जहां जहां भी इनकी सरकारें हैं उस संविधान के दायरे में रख कर के निर्णय लेती। आज तो बिल्कुल उस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं जो पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक हैं, जिससे देश का विकास नहीं हो सकता। हमारी जो छवि जो विदेशों में वो निगेटिव गई है, और उसके बावजूद भी आज रुपए की हालत देख लीजिए कि क्या हो गई है। तो वास्तव में मैं समझता हूं कि संविधान को दरकिनार रख करके वर्तमान सरकार काम कर रही है। डॉक्टर साहब, मॉब लिंचिंग को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कौन हैं ये लोग, कहाँ से आ रहे हैं, क्या माहौल जो है ना इस वक्त मुल्क का बनाया जा रहा है? देखिए, मॉब लिंचिंग या देश के बुद्धिजीवियों या जो स्वतंत्र लेखक हैं, पत्रकारों की जो हत्याएं हुई हैं, वो बिल्कुल सुनियोजित और एक विशेष विचारधारा के द्वारा की गई हैं। मॉब लिंचिंग जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता रहा है, जिस तरीके से गौरी लंकेश, और मॉब लिंचिंग केवल एक प्रदेश में नहीं, कई प्रदेशों में जब होती हैं, जिस तरीके से अगर कोई अगर दूसरी बात कह देता है तो जो भीड़ आती है, वो भीड़ किस तरीके से उस निसहारे व्यक्ति की हत्या तक कर देती है, ये मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से जो हिंदुत्ववादी संगठन है सो कॉल्ड, मैं हिंदुओं की आस्था पर कोई प्रश्न नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो स्यूडो हिंदुत्ववादी दर्शन वाले हैं उनकी वजह से ये मॉब लिंचिंग और इस तरीके की हत्याएं अभी जो पकड़े गए हैं। आप सनातन धर्म के नाम पर जो महाराष्ट्र में जो पकड़ा गया है, ये एटीएस ने पकड़ा है, तो मैं समझता हूं कि उससे बिल्कुल खुलासा हो रहा है कि इसके पीछे सुनियोजित षड्यंत्र है, और इस सुनियोजित षड्यंत्र के पीछे वो ताकतें हैं जो बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से मैं तो षड्यंत्रकारी शब्द कम होगा, वो तो ऐसे देश को टूटने की स्थिति वाले पैदा करने वाली लोग हैं जो लोग ये कर रहे हैं। ये हिंदुत्व के नाम पर हिंदू दर्शन को बदनाम करना चाहते हैं, और इन्हीं के लोग, और जिस तरीके से समरसता, जिस तरीके से सामाजिक व्यवस्था, जो हमारी एकता एकरूपता ये आनी चाहिए, उसमें ये बाधक हैं। और हर समय ये कह दिया जाएगा कि साहब इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी वजह से हो रहा है। अच्छा। मैं बिल्कुल इसके भिन्न हूँ कि ये उन संगठनों के जो हिंदुओं के नाम पर जो कलंक है उनकी वजह से किया जा रहा है। अच्छा, एक अपनी बात को, अपने विचार को रखने की आज़ादी संविधान की ओर से मिली हुई है कि अपने विचार भी व्यक्त कर सकता है, अपनी बात रख भी सकता है, लेकिन दौर कुछ ऐसा आ रहा है कि जो आदमी अपनी बात रखने के बजाय अगर रखने की कोशिश भी करता है तो उसको खामोश कर दिया जाता है। क्या ऐसा कुछ है देश के अंदर? ऐसा है नहीं, ऐसा हुआ है। और ये 4-4.5 वर्षों में जो घटनाएं बढ़ी हैं, उनको अब गौरी लंकेश की हत्या को आप क्या मानते हैं? आवाज़ दबाई गई। और जो भी जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं लेखकों के, पत्रकारों की, वो कैसी आप मानते हैं? वो पूरी तरीके से आवाज़ दबाने के लिए उनकी हत्या की गई है। और सबसे बड़ा जो विडंबना है, अगर आप हमारे
किसी विचार से आप मतभेद रखते हैं तो उसको आप स्पष्ट तरीके से संविधान के दायरे में उसका आप प्रतिरोध करें। आप ये नहीं है कि एक और जो बड़ा मैं दुखद, अगर मान लीजिए मैं किसी वर्तमान सरकार या वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी शासन में है, अगर किसी बात से अगर मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं तो मुझे कह दिया जाएगा कि हम राष्ट्रद्रोही हैं। अगर हम जेएनयू, जहाँ की हमारी रक्षा मंत्री सीतारमण मैडम पढ़ी हुई हैं, जेएनयू, उस जेएनयू को जिसको टॉप रैंकिंग मिली है, अभी वहाँ को कहा गया कि ये तो आतंकवादियों को पैदा करता है। इस तरीके की बातें जो जेएनयू देश को केवल राजनेता ही नहीं देता है, देश को एकेडमिक, देश को प्रशासनिक, देश को वैज्ञानिक देता है, उसको तक इन्होंने शक के दायरे में ला दिया। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है कि जिस तरीके से इन्होंने आवाज़ बंद करने की कोशिश की। अच्छा, अभी हाल ही में SC ST को लेकर कुछ फैसला भी आया है, सरकार भी उसकी जो है ना पैरवी कर रही थी, वो क्या कुछ है, क्या जो है ना SC ST के वाकई फेवर में है या कहीं बांटने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अभी मैं एक उदाहरण, मथुरा में RSS का एक कैंप लगा था जिसमें चुनिंदा बीजेपी के लोग गए थे देश के, और वहाँ पर इन लोगों ने ये चिंता व्यक्त की थी कि जो मोदी जी का कार्यकाल है वो व्यक्तिवादी दर्शन पर रहा और अगली सरकार शायद भारतीय जनता पार्टी की ना आ पाए। तो मैं उसी के तहत मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तविकता ये है कि हर चीज़ एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गई है, और उसी के साथ साथ अब क्या हो रहा है कि SC ST OBC को लुभाने के लिए, मैं अभी जो OBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, सब ने समर्थन किया, ऐसा नहीं कि किसी ने अपोज किया हो, लोअर हाउस में, अपर हाउस में, लेकिन संवैधानिक दर्जा देने के पहले मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश में जातिवार गणना तो आप करा दीजिए। जातिवार गणना जब तक नहीं कराओगे तो ये कैसे मालूम हो पाएगा कितने OBC हैं, और उस OBC में कितने यादव हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने नाई हैं, कितने साहू हैं, कितने कश्यप हैं, कितने, तो जब तक ये आपको नहीं मालूम होगा तो आप उनका भला कैसे कर पाओगे। तो केवल ये चुनावी एक उनका मुद्दा है। इसी तरीके से SC ST ये एक्ट पहले भी था और सुप्रीम कोर्ट ने एक वो किया था, लेकिन इसको लाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं समर्थक हूँ। ST ST के ऊपर जिस तरीके से देश में पूरी तरीके से उनके ऊपर अत्याचार हुए, तो मैं समझता हूँ कि इसको एक चुनावी मुद्दे के तहत दलितों में ये वो समझते हैं कि दलित इससे खुश हो जाएंगे। दलित इससे खुश नहीं होगा। अभी आज मैं एक जगह पढ़ रहा था, कर्पूरी ठाकुर, ये भी इसी से संबंधित है, वो पिछड़े वर्गों के थे, और कर्पूरी ठाकुर जिस बिरादरी के थे, उनके नाम पर ये सुना है कि अब सरकार जो है वो सैलून खोलने जा रही है। तो ये समझ लीजिए कि उस बिरादरी को ये बदनाम करने की बात है, और SC ST को आप उसे SC ST कह करके आप उसे और नीचा दिखाना चाहते हैं, OBC के जातियों को आप नीचा दिखाना चाहते हैं। इस मंशा के साथ निर्णय लिए गए हैं, ना अब OBC इनके साथ रहेगा और ना SC ST के लोग इनके साथ रहेंगे। चलिए, 2019 सामने है, समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक दर्शन दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि हम देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए हम किसी हद तक झुक सकते हैं। और ये जो वर्तमान में जिस तरीके से लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है, जो जजेज हैं उन जजेज को कहना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई दल इस तरीके की बात, उसको बचाने की बात करता है तो वास्तव में बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम गठबंधन के तहत पूरे देश में चुनाव लड़ करके, और जो इन पर संविधान पर, लोकतंत्र पर, जो यहाँ के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों पर, पत्रकारों पर जो हमला करने वाली सरकार है, देश के गरीबों के अत्याचार करने वाली सरकार है, GST और नोटबंदी लागू करके जिसने पूरी तरीके से आर्थिक मंदी ला दी, बेरोजगार कर दिए,
उससे देश को बचाने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। और हम गठबंधन के तहत, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम पूरी तरीके से इस चुनाव में पूरी जी जान से, और हमारा सब समाजवादी पार्टी के लोग के अलावा जो समाजवादी दर्शन के बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे विचारों से जुड़े हुए हैं, जो लोहिया जी के विचारों से जुड़े हुए हैं, इवन जो अटल जी के विचारों से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी हम लोगों के साथ आकर के सब एक साथ मिल करके और देश को उबारने का काम करेंगे। जिस तरीके से विश्व में हमारी इमेज खराब हो गई, हम आर्थिक मंदी की तरफ चले गए और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, तो वास्तव में जो एक नया दौर शुरू होगा, इससे शायद मैं समझता हूं कि देश को बचाया जा सकेगा। चलिए सुशांत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद आपका, और मैं समझता हूं कि बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। चलिए, खास मुलाकात में ये थे डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि लोहिया जी के विचारों को और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है उसको पूरी तरीके से जन जन तक पहुंचाने का कार्य आगे आने वाले चुनाव में पहले से तो कर ही रहे हैं, बढ़ चढ़कर आगे किया जाएगा। यहाँ तक इन्होंने साफ किया है कि जो अटल के विचार थे, क्योंकि अटल के विचारों से काफ़ी कुछ मुतासिर डॉक्टर साहब नज़र आए, तो उनको भी जन जन तक पहुँचाने का काम इसलिए किया जाएगा कि देश जिस गति की ओर जा रहा है वो आवाम के लिए ठीक नहीं है। खास मुलाकात में आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।